नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा। और चर्चा उस पर कि महामंथन महायोग यूपी में तैयारी 2022 की। जी हां, उत्तर प्रदेश में सियासी सरगर्मियां तेज है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर खींचतान को लेकर लखनऊ में केंद्रीय नेतृत्व की 3 दिन तक चली बैठक खत्म हो गई है। पार्टी पदाधिकारियों और मंत्रियों के साथ 3 दिन तक निजी मुलाकातों के दौर के बाद राष्ट्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष दिल्ली रवाना हो गए हैं। अब वह पार्टी आलाकमान को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। बता दें, बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष और उत्तर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह पिछले 3 दिनों से लखनऊ पार्टी दफ्तर में जमे हुए थे। 4 सालों में यह पहला मौका है जब शीर्ष नेतृत्व ने कई मंत्रियों को बुलाकर बारी बारी से फीडबैक लिया। पहले दिन 7 मंत्रियों ने बीएल संतोष से मुलाकात की थी। पहले दिन की मुलाकात में सुरेश खन्ना, जयप्रताप सिंह, दारा सिंह चौहान, महेंद्र सिंह, ब्रजेश पाठक सहित 7 मंत्रियों से बीएल संतोष और राधा मोहन सिंह ने मुलाकात की। इसी दिन शाम में बीएल संतोष ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी। डिनर पर हुई यह मुलाकात करीब 2.5 घंटे तक चली थी। दूसरे दिन भी उन्होंने दोनों ही डिप्टी सीएम से मुलाकात की, अन्य कई मंत्रियों से भी मुलाकात की। वहीं तीसरे दिन की बात करें तो आज भी उन्होंने प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह से और कई मंत्रियों से मुलाकात की और उसके बाद बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए। लेकिन दिल्ली जाते जाते बीएल संतोष ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। जी हाँ, और इसी को लेकर अब खींचतान जारी है। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है। चलिए आपको सुनाते हैं कि मंत्रियों ने क्या कुछ कहा। संगठनात्मक बैठक है जी। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है। तो इन चीज़ों पे एक मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर और कुछ है ऐसा है। आप अपने हिसाब से सोच के चल रहे हो, अपने हिसाब से आप प्रश्न पूछोगे। आप अंदर थे नहीं, क्या एजेंडा था, इसलिए जितना मैंने बताया वो एजेंडा के हिसाब से बताया। आया हूँ जी। 3 दिनों से बैठक चल रही है संगठन और सरकार को लेकर। अब मैं समझता हूँ जो लोग बैठक में हैं उसके विषय में वह बेहतर तरीके से बता पाए। नहीं, कोई इस तरह की बैठक नहीं थी, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं। तो आज लखनऊ के सांसद और जो विधायक और एजेंसी उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, केवल इतनी सी बात है तो परिचय जानने में और कोई बात नहीं। तो मिशन 2022 की तैयारी में है यूपी। बता दें, 3 दिन बैठक चली। बीएल संतोष की कई मंत्रियों से मुलाकात की, बंद कमरे में मुलाकात हुई। इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है और आज की चर्चा हम इसी पर करेंगे। बता दें, यूपी में चुनाव को मात्र 6 से 7 महीने बचे हैं, लेकिन इसी बीच बीएल संतोष की बैठक बहुत कुछ संकेत दी गई है। चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन कुछ मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे एक बार आपका परिचय करवा रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी से पक्ष रखने के लिए राघवेंद्र सिंह जी मौजूद है, कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए कपिल श्रीवास्तव जी मौजूद है, कांग्रेस से पूर्व विधायक हरेंद्र मलिक जी हमारे साथ मौजूद है और वरिष्ठ पत्रकार रणधीर सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत मैं बीजेपी से करूंगी। सर, आपको आगे आना चाहिए। आपसे सवाल, मीटिंग 3 दिन चली, इस मंथन से क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा है? क्या कुछ निकला इस मीटिंग से सामने? जी, ये जो हमारी जो बैठक है नियमित बैठक होती है। आप याद करिए, पिछले दिसंबर को भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश आए थे। उन्होंने सरकार और संगठन के कार्यों की समीक्षा की थी। ये कोई ऐसी विशेष बैठक नहीं है कि इसमें कोई बहुत बड़ा निर्णय लिया जाना है। उत्तर प्रदेश कोरोना काल से अभी अभी बिल्कुल निकला है। संगठन के गतिविधियां चल रही हैं, सरकार में भी गतिविधियां चल रही हैं। दोनों में सामंजस्य स्थापित रखना है। इस प्रकार से बहुत से विषय होते हैं, लगातार चर्चा के विषय होते हैं। तो हम लोगों के नियमित एक तरीका है कि हम लोग जो है संगठन और सरकार में तालमेल बना रहे, उस लिहाज से हम लोग ये बैठ के लगातार करते रहते हैं। उसको अगर किसी प्रकार ने क्षेत्र परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखा जाए तो हमें लग रहा है वो गैर संकट नहीं है। जी, चलिए कांग्रेस से कमेंट लेती हूँ। सर, आपसे जानना चाहूंगी, बीजेपी अपने चिंतन से मंथन निकाल रही है, कांग्रेस क्या कर रही है फिर? हेलो जी सर, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है?
हाँ सर, बीजेपी अपने चिंतन से मंथन निकाल रही है, यानी कि चिंतन को मंथन बता रही है, लेकिन कांग्रेस क्या कर रही है, ये मैं पूछ रही हूँ। देखिए, कांग्रेस अपने संगठन का काम कर रही है, अपना इनका पार्टी का अंदरूनी मामला है, परंतु चिंतन और मंथन की बात कहना तो बेईमाना है। हो सकता है यही सही चिंतन और मंथन मानते। चिंतन और मंथन तो उस दिन शुरू हो गया था जिस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने अरविंद शर्मा जी को एमएलसी बना दिया था, जो उनके विश्वसनीय नौकर साहब। और प्रेस में, मीडिया में उसी दिन चर्चा हुई थी कि इनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा योगी जी के ऊपर लगाम लगाने के लिए। योगी जी मजबूत आदमी है, मजबूत मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश का, उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और उन्होंने उसको नहीं बनाया, एमएलसी रखा। और ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये कोई नई बात नहीं है। योगी जी का और केशव प्रसाद मौर्य जी के जो आंकड़े चल रहे हैं, जिस तरह का मामला चल रहा है, सबको जानकारी के शपथ लेते हुए पंचम तल पर प्रमुख सचिव अनीता सिंह वाले जो ऑफिस था उस पर केशव मौर्य जी ने अपनी उप मुख्यमंत्री की पूरी से काम करते हैं और उन्होंने उसी तरह से काम किया है। अब जो ये झगड़ा है, ये कहीं ना कहीं या तो योगी जी के काम को गलत मान रहे हैं या योगी जी उनके काम को गलत मान रहे हैं। लेकिन सर, वो तो झगड़ा बता ही नहीं रहे ना, वो तो बता ही नहीं रहे हैं। उनका कहना है कि ये सिर्फ एक मंथन था। ये अच्छी बात है, ये झगड़ा नहीं बता रहे। तो सब पार्टी यही करती, जब हमारी पार्टी में झगड़ा होता हम भी ये कहते हैं हमारा आंतरिक, और मैं भी कह रहा हूँ ये तो इनका आंतरिक मामला है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इनका आंतरिक मामला है। हम लोग चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव में जाएंगे, सरकार बनाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब तो हर पार्टी अपना कैंडिडेट छांट लिए गए, करीब करीब ये तय हो गया कहाँ कौन कौन लड़ेंगे, किस किस को लड़ाया जाएगा, सभी पार्टी ने एक्सरसाइज कर लिए। अब तो मैडम सच्चाई है कि सभी चुनाव की तैयारी में, इसमें इनके यहाँ सिर्फ फुटबॉल है, उसकी वजह से ये लोग चिंतन और मंथन में से कुछ निकालेंगे। अब ये क्या निकालेंगे, वो हिंदू मुस्लिम का जिन निकालेंगे या अमीर गरीब का जिन निकालेंगे, क्या जिन निकालेंगे ये भगवान जाने। और पिछड़े अगड़े का जिन भी निकाल सकते हैं चिंतन और मंथन में से, इन्होंने समुद्र का मंथन कर रहे हैं, क्या निकालेंगे ये तो परमपिता परमात्मा जानता है। पर इतना हम जानते हैं कि निश्चित रूप से इसमें कुछ ना कुछ निकाल करके लावेंगे। हम लोग विकास के नाम पर, जो सरकार की -7 पे जीडीपी गई है उसके नाम पर, केंद्र सरकार ने सारे पब्लिक अंडरटेकिंग बेच दिए उसके नाम पर हम लोग देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे। आज कलमगार हो, पत्रकार हो, छायाकार हो, किसान हो, नौजवान हो, हम पुरानी पेंशन बहाली की बात करेंगे, पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। और ये सब जो इनके काम है, जो इनके कारनामे हैं, उनको हम रेखांकित करके लोगों तक के बीच में ले जाने का काम करेंगे। जी चलिए, सपा से कमेंट लूंगी। कपिश जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कपिश जी, आपके पास आना चाहूंगी, सपा 2020 के लिए अपने आप को कहाँ देखती है? देखिए बागी जी, हम लोगों ने तो बहुत पहले ही आपको ये कह दिया है कि इस बार समाजवादी पार्टी 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर अपना सरकार बने, और हमने ये एक दिखाया भी है इस तरह चुनाव में, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन जगहों पर चुनाव हारी है जहां मंदिर संस्कृति रही। लेकिन वर्तमान समय में हमारे जो भी पार्टी का काम है या कार्यकर्ता का काम है, वो इस समय हम लोग एकदम विधानसभा की कोई तैयारी नहीं कर। हम लोग इस समय कोरोना से निपटने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव लगाए हुए हैं। वो वहां पे जा करके लोगों को जागरण करने का काम कर रहे हैं, साथ ही साथ किट बांटने का काम भी कर रहे हैं और हमारी समाजवादी रसोई भी चल। क्योंकि देखिए, कोविड काल जब निकल जाएगा तो फिर चुनाव भी देखेंगे और सब कुछ होगा। जब तक मानव जीवन सुरक्षित नहीं है, हम अभी किसी भी स्वार्थ वाली चीज से या सत्ता पे काबिल होने के लिए लोगों को चिताभस्म पर नहीं चढ़ा सकते। अब बात रह गई भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आत्ममंथन, आत्मचिंतन ये सब चल रहा है, तो ये देखिए, ये इनका अपना आंतरिक एक मसला है और इसमें कहीं दो राय नहीं है कि भाई योगी जी की जब सरकार चली है तो 200 विधायक इनके खिलाफ इन्होंने विधानसभा पे धरना में बैठे थे। आपने हमेशा देखा होगा कि अभी कोविड काल के दौरान भी तमाम ऐसे विधायक थे
और इनके सांसद थे, मंत्री थे, जिन्होंने इनके विरुद्ध आवाज उठाई, इनके कार्यप्रणाली के विरुद्ध आवाज उठाई, इनको आईना दिखाने की कोशिश की और जनता के सामने भी सच्चाई लाए, जो कि हकीकत थी, चाहे ब्रजेश पाठक जी रहे हो, चाहे अग्रवाल साहब रहे हो। और बरेली के जो विधायक एक्सपायर कर गए, लेकिन कपिश जी, ये तो वो वाली बात हो गई कि बीजेपी दौरा करे तो चुनावी दौरा और सपा करे तो जनता की सेवा, यही कहना चाह रहे हैं आप? नहीं बागिश, हम तो बहुत सीधी आपको एक बात कह रहे हैं जी। हमारे यहाँ कोई आत्ममंथन और आत्मचिंतन इस बात को लेकर नहीं चल रहा। देखिए, इन्होंने माना भी है इस चीज को, और राष्ट्रीय स्तर पे भी जो आरएसएस की हाईकमांड की बैठक हुई थी, उसका ही ये प्रतिरूप था जो उत्तर प्रदेश में भी संतोष जी को भेजा गया था। और कहीं ना कहीं अंदरूनी खाने में जब चिंगारी होती है, तभी कहीं ना कहीं से धुआं दिखाई देता है। तो वो इनका एक मैटर है, बिल्कुल इसमें कहीं दो राय नहीं कि दो खेमे इनके यहाँ है। वो लड़ाइयां हमेशा जारी रही हैं, वो खुल करके समय पर आती रही हैं। नकेल कसने की एक तरफ तैयारी होती है, क्योंकि योगी जी जो है अपने मंत्रियों पर ही विश्वास नहीं करते, अपने विधायकों पर ही विश्वास नहीं करते, वो तो टीम 11 और टीम 9 पर विश्वास करते हैं। इनके विधायक इसी वजह से, कुछ विधायक इनके साथ हैं, कुछ केशव जी के साथ हैं, वो चलता रहता है डफली, वो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन जो इस समय इन लोगों की बैठक में ये लेकर के सामने आ रहा है कि ये तो 2022 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड। सर, मैंने भी आपसे वही सवाल किया कि 2022 के लिए अखिलेश यादव की पार्टी कहाँ खड़ी है, ये जवाब चाहिए मुझे। नहीं, 2022 में तो हमने कह दिया आपको कि 300 से ऊपर सीटों पे हम लोग चुनाव जीतेंगे, और ये हम लोग आज से नहीं कह रहे। आपके त्रिस्तरीय चुनाव में भी इसकी एक झलक दिखी है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ, एमएलसी चुनाव तो पढ़े लिखों के बीच हुआ था, और पढ़े लिखों के बीच हम लोगों ने 3 सीटें जीती, जिसमें 2 काशी की थी, जो नरेंद्र मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है। उसमें हम शिक्षक स्नातक भी जीते हैं और स्नातक सीट भी जीते हैं। तो दोनों एमएलसी हम वहां पर जीते हैं। इनको जनता पसंद क्या कर रही है, और जिस तरीके से इन्होंने कोविड का मैनेजमेंट किया, या गंगा में जिस तरीके से इन्होंने लाशें बहवाई हैं अपने कुकृत्य से, और जो हिंदुओं की लाशों को कुत्ते और कील नोच करके खाए, क्या जनता भूल जाएगी? जनता ऑक्सीजन भूल जाएगी, या प्रयागराज के हाईकोर्ट के द्वारा इनको दिखाया हुआ दर्पण भूल जाएगी, या सुप्रीम कोर्ट का दर्पण भूल जाएगी, जहां ये बयान हल्फी दे करके कहते हैं कि हाँ हमने झूठ बोला है, हमने कम टेस्टिंग कराई है, हमने ऑक्सीजन में हमारे पास नहीं है, हमारे पास दवाई नहीं है। और योगी जी क्या कहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, और ये 11 मई को कुछ कहते हैं। तो देखिए, इस तरह की सरकार, और सरकार के द्वारा जो अनुच्छेद 21 का वायलेंस किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा, देश की जनता ने भी देखा है, और हमारी प्रयागराज में भी इनको आईना दिखाया। जी, चलिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार जुड़े हुए हैं, रणधीर सिंह जी जुड़े हुए हैं। सर, आपसे कमेंट लूंगी, बीजेपी के इस मंथन के क्या मायने निकाले जाए आपके हिसाब से, यदि देखा जाए तो? पहला तो लोग बात ये जोड़ रहे हैं कि राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष जी का आना ये तय करता है कि केंद्रीय नेतृत्व से इनको भेजा गया है। और इसमें तो इस मुद्दे को जोड़ा जा रहा है कि बनारस माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र रहा है, जिसपे गंगा में लाशों का बहना और जिस तरीके से इंटरनेशनल स्तर पे ठग बहुत धूमिल हुई है और लोगों को ऑक्सीजन की दिक्कतें हुई है हर जिले में, उसका कहीं ना कहीं से बड़ा फीडबैक सरकार के प्रति ऊपर गया है कि अच्छा नहीं है। इसी के संदर्भ में ऊपर से एक कमेटी गठित की गई कि इससे देखा जाए कैसे कैसे क्या हो रहा है। निगरानी रखने के लिए हर जितने भी डिप्टी सीएम रहे, तो दोनों डिप्टी सीएम से, अन्य कैबिनेट मंत्री पर अन्य लोगों से, वरिष्ठतम से जो रहे पार्टी कार्यालय से, सबसे फीडबैक लिया गया क्या है, कैसे है, कहाँ कमियां हो रही हैं जिससे हम सब फेल हो रहे हैं। इसी के तहत, और अगर पूछा जाए तो इनके डिप्टी सीएम से अगर बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि ये तो 2022 की तैयारी है। माननीय अध्यक्ष जी के संगठन में रह के उसमें कहीं कहीं एक कैशकत माने ये भी लगाया जा रहा है कि त्रिपंचायत चुनाव में बीजेपी बहुत पूर्णतया विफल रही है। उसको देखते हुए कहीं ऐसा तो नहीं संगठन अपना यहाँ अध्यक्ष नया तलाश में आया हो, ये भी हो सकता है एक मुद्दा। जी जी। चलिए, राघवेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। राघवेंद्र जी, आपसे कमेंट चाहूंगी, इस बैठक में फोकस किया गया कि जो सरकार की छवि खराब करने की कोशिश की गई है उसे कैसे सुधारा जाए। 6 से 7 महीने बच रहे हैं, 6 से 7 महीनों में क्या आप अपनी छवि सुधार पाएंगे, और सुधार पाएंगे तो कैसे? और विपक्ष ने भी कह दिया कि कारनामे जो हुए हैं उससे उनकी वापसी हो रही है सत्ता में। नहीं, ऐसा नहीं बागीसा जी। भारतीय जनता पार्टी बहुत ईमानदारी से कोरोना काल में संघर्ष किया हुआ है, जिसकी जो है WHO ने भी पूरी तारीफ की हुई है। एक बार नहीं, 2 बार तारीफ की है। पिछले वर्ष में 1 बार तारीफ की थी, तीनों मिला दे 3 बार तारीफ की है।
हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने और देश के प्रधानमंत्री ने हमारे उत्तर प्रदेश की तारीफ की है और ईमानदारी से जो काम हो रहा है उसका ही ये परिणाम है। वर्तमान में आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में सबसे कम जो है कोरोना पेशेंट उत्तर प्रदेश में है। रिकवरी रेट सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश में और बिल्कुल जो कोरोना जो है उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 25 करोड़ है और बिल्कुल हाशिए पर है, लगभग समाप्ति की कगार पे है, जिसको कहने हमें कभी अतिशयोक्ति नहीं होगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी की छवि एकदम साफ है, उसमें कहीं पर भी कहीं कोई दाग नहीं लगा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन दूसरी बात जो विषय आपने कहा कि हमारे यहाँ एक निश्चित प्रक्रिया है, हमारा कोई पारिवारिक दल नहीं है कि मान लो जैसे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाज पार्टी है या कांग्रेस है, उसमें एक ऑर्डर होता है तो सब काम करने लगते हैं। हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि होता है, उसमें एक निश्चित बैठकें होती रहती हैं, वो वार्ड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक होती है। पर्यवेक्षक आते हैं, लोकसभा में भी जाते हैं, विधानसभा में भी जाते हैं, जिलों में भी जाते हैं, उसी दृष्टि से प्रदेश में भी जाते हैं, हर प्रदेश में जाते हैं। हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री उत्तर प्रदेश से आने से पहले उत्तराखंड में दौरे पर थे। लेकिन आपके दौरे को तो चुनावी दौरा बताया जा रहा है, आपके दौरे को चुनावी दौरा बता रहे राघवेंद्र जी। नहीं देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का प्रवक्ता हूं तो उस लिहाज से जो मैं कहूं तो उसको हमें लग रहा है कि बात को सुना जाए। किसी भी अधिकृत व्यक्ति ने चुनावी दौरा नहीं कहा है, उन्होंने ये कहा ये हमारी समीक्षा बैठक है, उसमें विभिन्न विषयों पर समीक्षा की गई। बागीसा जी, उसमें विषय बहुत हो सकते हैं। हाँ, उसमें जो आगामी विधानसभा चुनाव भी एक विषय है, तो उसके दृष्टिकोण से भी एक विषय था। लेकिन खाली अगर यही कहा जाए कि जो हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए हैं सिर्फ चुनाव को दृष्टिगत से आए हैं, तो ऐसा विषय नहीं है। तमाम विषय होते हैं, लगातार हमारे यहाँ बैठकें होती है बागीसा जी, अगर इसलिए आप नजर रखें। अब हमने बताया था पिछले दिसंबर को भी राष्ट्रीय संगठन मंत्री आए थे और लगभग 6 महीने में 1 महीने जो उत्तर प्रदेश इकाई की बैठक तो होती ही है, उसमें सभी विधायक, सभी सांसद और सभी संगठन के पदाधिकारी उसमें हिस्सा लेते हैं। समीक्षा बैठकें भी लगातार होती रहती है। ये जो अगर आप इसको किसी चुनाव को लेकर के जोड़ती, हमें लग रहा है ये न्यायसंगत नहीं है। जी चलिए, हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए। हरेंद्र जी, आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। जहां जहां विरोध की बात आती है वहां कांग्रेस लगातार सड़कों पर खड़ी रहती है बीजेपी के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस की यदि बात करें तो हालात देखिए ना आप, असम की हालात देखिए, यूपी में हालात देखिए कांग्रेस के। इतनी पुरानी पार्टी आखिर कहाँ आ गई, ये देख रहे हैं आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपना संगठन मजबूत करे। कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत होकर उभरा है प्रदेश में, और प्रदेश में जिला पंचायत के जो चुनाव हुए जनता ने कांग्रेस को वोट किया है। कहने मात्र से काम नहीं चलता। कांग्रेस जैसा भी भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, ऐसा नहीं है। संगठन की पार्टी तो कांग्रेस है। आपके यहाँ तो आरएसएस तय करता है, जो आरएसएस लिख करके देता है, स्क्रिप्ट आप पढ़ देते हैं। संगठन तो आरएसएस है, वो संगठन चलाता है पार्टी को। और देखिए वर्तमान में स्थिति ये है कि इन्होंने जहाँ डैमेज कंट्रोल की बात आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ, डैमेज कंट्रोल भी इन्होंने किया होगा अपना। इनको इतना डैमेज हो चुका है, इन्होंने 1.25 साल में कोरोना के उस दूसरी लहर के लिए कुछ किया नहीं। ऑक्सीजन के बिना लोग मर गए, बेड के बिना लोग मर गए, दवाई के बिना लोग मर गए। और तो और जो रेमडेसिविर इंजेक्शन था वो 1-1 लाख रुपए में बिक गया, डुप्लीकेट बिक गया। हमारे यहाँ 60 पकड़े गए बागपत में। तो इतना बुरा हाल हुआ है। वो ऐसे नहीं हुआ, इनके कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कराया है। उन्होंने कहा आपदा को अवसर में बदलो। उन्होंने आपदा को अवसर में ऐसा बदल दिया, 40-40 हजार रुपए में गैस का सिलेंडर खाली बिक गया। रेमडेसिविर 1,08,000 का। आपके पास डेटा है हरेंद्र जी? आपके पास कोई डेटा है इनके खिलाफ? कोई डेटा है आपके पास? नहीं, डेटा ही मैं बता रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, गैर जिम्मेदारी के साथ नहीं बता रहा। और डाटा ये है कि आप जरा सा जितनी 2 महीने में मैडम मृत्यु हुई है, इनके आप इतना पता करा लीजिएगा कि पिछले 2 महीने में कितने मृत्यु प्रमाण पत्र इन्होंने अप्रैल मई में जारी किए। अगर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने का काम करेंगे, मैं तो जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि दिल्ली और इसके बीच में गुरुकुल के, जहाँ हमारी उत्तरांचल की सीमा प्रारंभ होती है, जितने बड़े गांव हैं, एक गांव ऐसा नहीं बचा जहाँ 2-2, 3-3 दर्जन, 4-4 दर्जन मृत्यु नहीं हुई 2 महीने में। अब आप उन्हें कह रहे, हम कह रहे कोविड थी, एक ये कहे नॉन कोविड थी, ये बहस का मुद्दा है। परंतु ये सत्यता है कि इतना बड़ा कहर आया है जिसे हम कोई कह नहीं सकते। मेरे पड़ोस में वो बाप और बेटा दोनों मर गए जवान। एक बेचारा हिमांशु और मैनपाल, बगरे का सलीम था,
40 साल का नौजवान वो मर गया, बराबर मनोज गुप्ता मर गया, किसी का कोई बचा ही नहीं। आज ही नरेंद्र मलिक मर गया सोननी का। ये इतना बुरा हाल है। सईदुज्जमा की पत्नी चली गई, बहन चली गई, कोई पता नहीं लग रहा किसी का भी। सोरम गांव है, सोरम गांव में 40 लोग मरे हैं। इसका विजय कश्यप बड़ा विधायक, परमजीत मलिक एक्स MLA मरे हमें आया के, संजीव बालियान जो माननीय राज्य हरेंद्र जी आपने इतना डेटा निकाल लिया यूपी का, तो जरा मुझे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र का भी डेटा बता ही दीजिए अगर आप बता रहे हैं तो। फिर वहाँ की मौतें, वहाँ के आंकड़े भी बता दीजिए मुझे। उनका बता रहा हूँ जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि संजीव बालियान जी के 2 जवान भाई चले गए, हमारा मलिकों का बाबा चला गया इसी में। जहाँ तक छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब का डेटा है, मैं तो ये चाहता हूँ वहाँ का डाटा भी मैं बनी। अगली बार जब हम साल 6 महीने बाद बैठे तो हम और 10 स्टेट में हमारा राज हो, उनका डाटा भी आपको बताएं। हमारे यहाँ अगर ऑक्सीजन की कमी हुई तो हमने ऑक्सीजन को पूरा करने का प्रयास किया। हमारे यहाँ अगर गैस की कमी, इसकी बेड की कमी, तो उसका पूरा करने का प्रयास किया हमने। जिसने आलोचना की, प्रेस के आदमी हो, अपोजिशन, आपने प्रयास किया तो उन्होंने नृत्य किया। हरेंद्र जी आपने प्रयास किया, उन्होंने डांस किया क्या, ये जानना चाह रही हूँ। आपने सब प्रयास किए। चलिए हमारे साथ कपिश जी लगातार जुड़े हुए। कपिश जी आपसे जानना चाहूंगी मैं, आपकी यदि बात करें तो आप कह रहे हैं कि सत्ता वापसी सपा की हो रही है, लेकिन पंचायत चुनाव से अगर आप विधानसभा को जोड़ रहे हैं तो ये तो गलत है। देखिए, बात पंचायत चुनाव से या MLC के चुनाव से या उपचुनाव से नहीं जोड़ के देखा जा सकता, लेकिन वास्तविकता यही है कि इनको किस आधार पर चुनेगी जनता। भाई हमने तो जो काम किए हैं उसी काम को ये नहीं कर पा रहे। और आज एक महामारी का दौर आपके साथ आया था, डबल इंजन की सरकार थी, आपका अच्छा मैनेजमेंट होना चाहिए था। अब जैसे मैं वाजिश आपको छोटा सा एक उदाहरण दे रहा हूँ, ये प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से 567 करोड़ रुपए पूरे देश को दिए गए थे कि आपको 137 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने पूरे देश में, जिसमें 14 यूपी को मिले थे। और ये पहले ही दिए गए, साल भर 8 महीने पहले। और आपके पास पूरा अवसर था सेकेंड वेव में, अगर आपके पास ये 14 प्लांट लगे होते, एक भी योगी सरकार नहीं मिले। ये हमें बताइए ये क्या है। दूसरी चीज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनों को खोया, जिन्हें ऑक्सीजन समय पे नहीं मिली, जिन्हें वेंटिलेटर नहीं मिला, जो हमने एम्बुलेंस दी थी उसके अतिरिक्त इन्होंने 5 साल में एक भी एम्बुलेंस नहीं खरीदी। इनकी जो बिहार में एम्बुलेंस खड़ी थी, जिस तरीके से आपने देखा ही है राजीव प्रताप रूडी के यहाँ, तो ये लोग नकली इंजेक्शन बनाने में इनका नेतागिरी है। एक नेता महाराष्ट्र में जो है वो रेमडेसिविर इंजेक्शन 5000 कालाबाजारी करने में बिजी है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की अवसरवादी सरकार है। आपको याद होगा कि जब पिछले ही कोरोना किट जितनी भी थी, चाहे वो दवा के अंदर घोटाला रहा हो, थर्मामीटर का रहा हो, ऑक्सीमीटर का रहा हो, PPE किट का रहा हो, सब जगह जांच बची। हर जिले में कहीं 50 करोड़, कहीं 60 करोड़, कहीं 70 करोड़ की लूट हुई थी। क्या हुआ? जांच में कुछ आया क्या? तो इन्होंने तो कोई काम किया नहीं, ना किसी की जान बचाई। जो गंगा जी में लाशें हिंदुओं की बह रही थी, जिन्हें कुत्ते और चील नोच करके खा रहे थे, उनको ये छुपा रहे थे JDC से पहुंच के। और वादिश एक बात सोचिए कि अगर कोई लाश इस तरीके से तैर रही थी तो एक तो नागरिक को अंतिम संस्कार का अधिकार प्राप्त है। अगर उसके परिवार में गरीबी है तो ये सरकार का दायित्व बनता है कि उसका अंतिम संस्कार हो। और अनुच्छेद 21 ये बात कहती है, ये हमारी सरकार नहीं कर पाई। सरकार यही नहीं बादी, अगर मान लीजिए कि उसमें 2000 लाशों में अगर 10 लाशें 20 लाशें कोई हत्या की भी करके फेंक दी गई हो, तो ये सरकार की जिम्मेदारी थी कि उनका अंत्य परीक्षण रिपोर्ट कराई होती और उस अंत्य परीक्षण रिपोर्ट के बाद उनको ससम्मान उनकी अंत्येष्टि हुई होती। लेकिन हमारी सरकार ने ये जानने की कोशिश बिल्कुल नहीं की कि किस तरीके। बिल्कुल कपिश जी, आपके तमाम सवालों के जवाब, समय बहुत कम है। कमेंट आखिरी राघवेंद्र जी से लेना चाहूंगी। राघवेंद्र जी, इन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं, बात करें सपा की, कांग्रेस की, जल्दी से जवाब दीजिए। पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, ईमानदारी से सरकार के पक्ष में खड़ी होती कोरोना काल में तो निश्चित रूप से लड़ाई आसान होती। लेकिन पूरा देश और पूरा प्रदेश देख रहा है, ये लोग सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में छिद्रान्वेषण करने का काम करते रहे। याद करिए अखिलेश यादव का क्या बयान था, ये भारतीय जनता पार्टी की वैक्सीन है, मैं इसे नहीं लगवाऊंगा। ईमानदारी की बात है, ना अखिलेश जी ने आज तक लगवाई, ना उनके कार्यकर्ताओं ने लगवाई। इसी तरीके से कांग्रेस के नेता ने कहा था कि चिदम्बरम ने कि देश की जनता को विद्रोह कर देना चाहिए।
ना इसका खंडन कांग्रेस की तरफ से आया, ना चिदम्बरम की तरफ से आया, ना किसी नेता की तरफ से आया। इसी प्रकार से कांग्रेस ने जो टूल किट बनाई, इसमें हमारे देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को, उत्तर प्रदेश की सरकार को किस प्रकार से बदनाम किया गया, पूरे देश और प्रदेश की जनता ने किया। भाई असली बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से या देश में जिस प्रकार से नाकारा विपक्ष है, इससे पहले का विपक्ष कभी नहीं रहा है। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं। जब देश की बात आती है, प्रदेश की बात आती थी, जनहित की बात आती थी, तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा सरकार के साथ खड़ी दिखाई पड़ती रही। विपक्ष का काम होता है एक स्तरहीन विपक्ष की भूमिका नहीं निभाना, स्तर के साथ विपक्ष के काम करना। देखिए, हम लोग जनहित के काम के लिए समाज में आए हैं, हम लोगों का पहले काम समाज सेवा करना होता है। तो राजनीति आप इस विपक्ष को इस देश का मानते नहीं है। आपने कोई भी बैठ के जो है वो अन्य दलों को इकट्ठा पार्टी के लोगों को काम नहीं किया, चलिए आप लोग मुद्दों से भटक रहे हैं और आप लोग बस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। चलिए, समय की कमी के चलते मैं चारों मेहमानों को धन्यवाद कहना चाहूंगी। तो बता दें, बीजेपी की तैयारी कहीं कांग्रेस सपा बसपा को भारी न पड़ जाए। जी हाँ, 3 दिन तक मंथन चला। बीएल संतोष दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने ट्वीट के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर दी। यानी कि मिशन 2022 को लेकर अब बीजेपी तैयार हो गई है, लेकिन ये तैयारी कहीं विपक्ष को भारी न पड़ जाए, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। जल्दी लौटेंगे, तब तक बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। नमस्कार।